हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी के बारे में। इसको जानने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको ये पता हो सके कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। यूनिट फर्स्ट में हमने ये जाना था कि पर्यावरण क्या होता है, उसके अर्थ, परिभाषा, महत्व, आयाम और भारत के संदर्भ में प्रासंगिक मुद्दे जाना था। भारतीय समाज के संदर्भ में क्या क्या पर्यावरण है, क्या क्या उसके पहलू है, इनके बारे में जाना था। ठीक, इनमें से और क्या जाना था कि जलवायु क्या होता है और खाद्य सुरक्षा के बारे में जाना था। ठीक, उसके आगे हम बढ़ते हैं। आज हमारा है जल सुरक्षा। आज हम पढ़ेंगे जल सुरक्षा और एक है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, इनको लेकर हमें पढ़ना है और ये हमारे एग्जाम में पूछते रहता है। साथ में आपको पूछ देगा कि जल प्रदूषण क्या है या फिर जल सुरक्षा क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ये पूछ सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये पूछ सकता है, क्लाइमेट चेंज क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, यानी ये जो कुछ मेन टॉपिक है इनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जल सुरक्षा। जल सुरक्षा क्या, जल सुरक्षा सब क्या समझते हैं कि जल को क्यों यहाँ पर सुरक्षित करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जल में प्रदूषित हो रहा है। जल क्या है, दूषित हो रहा है। आप जानते हैं कि पूरे संसार में या फिर पूरी पृथ्वी पर जो पूरा पृथ्वी है उसका 3/4 भाग जल घिरे हुए हैं और सिर्फ 1/3 भाग ही वही स्थलमंडल में है। इतने सारा जल रहने के बावजूद सिर्फ 97% जो जल है वो क्या है, खारा है। और इसमें से 3 या 2-2.5% के लगभग ही हम सिर्फ उपयोग कर सकते हैं, पीने लायक योग्य पानी है। यानी जल तो बहुत ज़्यादा है, 97% पूरा जल है। 97 मतलब अगर पूरा लेने से 3/4 भाग है, पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग ही जल से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें से जो 97% क्या है वो खारा पानी है, यानी उसका उपयोग कहीं नहीं है। हमें पीने के लिए पानी जो दिया गया मीठा जल है वो 3-2.5% के लगभग ही है, इतना ही है। और वो भी अब धीरे धीरे बहुत ही नीचे जा रहा है, यानी वो गर्त में जा रहा है। आप देख रहे होंगे आए दिन पेपरों में, न्यूज टीवी चैनलों पर आप जरूर देख होंगे कि यहाँ पर जल संकट हो गया है। लोग लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं कि उनको पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर के इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर पानी के टैंकर भेजे जाते हैं और पता चला कि पानी का टैंकर ही नहीं आया, यानी कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है। आपने ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, न्यूज़ चैनलों में। तो यही आज हम जानेंगे क्या है जल सुरक्षा या जल पर प्रदूषण का क्या प्रभाव है, जल को इस स्तर पर कैसे आ गया और इसके प्रभाव क्या है और उसका उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लोग जहाँ पर जल की उपलब्धता है लोग उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वहीं पर जहाँ जल नहीं पाया जाता है या फिर जहाँ पर पानी नहीं है वो लोग जल की कीमत समझते हैं। आज हमें प्रॉपर तरीके से जल मिल रहा है, तो वही जस्ट मैंने कल बताया था कि लोग 10 की जगह 20 बाल्टी नहा रहे हैं, 5 की जगह 10 बाल्टी से नहा रहे हैं। क्या ज़रूरत है इतना नहाने का? आपको रोज़ नहाना है तो कोशिश करिए कम से कम पानी यूज करें, ताकि आप न सही आपके आने वाली पीढ़ी जल को लेकर कम से कम इस समस्या का सामना न करना पड़े। भारत में जल समस्या शुरू हो चुकी है, बहुत पहले शुरू हो चुकी है। हमारे ईस्टर्न यूपी में तो मान लीजिए कि इस समय नहीं है, लेकिन साउथर्न जो इंडिया है इधर शुरू हो चुका है। चेन्नई सबसे पहले घोषित हो चुका है। वहाँ का भूजल जो है वो बहुत ही नीचे जा चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जल प्रदूषण के बारे में कि ये जल क्या है, जल के बारे में आपने थोड़ा सा बातें बता दी कि क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है जल पर, यानी जल प्रदूषित कैसे हो रहा है। ठीक, तो हमारा पहला पॉइंट है कि घरेलू जैविक व अजैविक अपघटक कचरा द्वारा जल प्रदूषण। इसका क्या करने का मतलब है, आप देख रहे होंगे कि जल प्रदूषित कैसे हो रहा है। जल प्रदूषित ऐसे हो रहा है, मेनली उसका जो काम है या फिर जल मेन तरीके से घरेलू जैविक और अजैविक अपघटक से प्रभावित हो रहा है। लोग जो हैं कूड़ा कचरा अपना फेंक दे रहे हैं पानी में।
आप भी देख रहे हैं कि कहीं भी ऐसी, शायद ही मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह देखे होंगे जहाँ पर कचरा नहीं फेंकते होंगे लोग। अगर तालाब भी बनाया गया है, गांव घर शहर में भी तालाब अगर बना गया है तो उसी में जाकर सब कचरा फेंक देते हैं लोग। एक नदी भी जा रही है, अगर नदी जा रही है लोग नदी में कचरा फेंक रहे हैं, तो ये कहीं क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, अगला क्या है कि थर्मल पावर स्टेशन, रसायन, धातु एवं खनिज, चमड़ा कंपनी द्वारा प्रदूषण। ये क्या है, जैसा कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो उसकी पूर्ति करने के लिए औद्योगिकरण हो रहा है ताकि उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लोगों की मांग की पूर्ति हो सके। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पर्यावरण को नुकसान सबसे ज़्यादा आपको ये पता होनी चाहिए कि जल सबसे ज़्यादा कौन प्रदूषित करता है, तो जल सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा जल को प्रदूषित करते हैं। इनका होता क्या है कि ये बहुत ही हैवी मशीन इनमें लगाया जाता है, इतने हैवी क्योंकि इनको ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये थर्मल पावर स्टेशनों में क्या होता है कि ऐसे जगह स्थापित किए जाते हैं, स्टेबलाइज किए जाते हैं जहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा मिलते हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है कि किसी नदी के किनारे ही स्टेबलाइज करते हैं ताकि इनको आराम से पानी मिल सके। तो वो पानी वहाँ से निकालते हैं, मशीन को ठंडा करते हैं, लेकिन वो मशीन इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि फिर जब उधर जो मशीन में जाने के बाद पानी निकलता है फिर उसी नदी में आकर गिरता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें केमिकल और गर्म पानी गिरता है। तो गर्म पानी जाता है जब पानी में तो क्या करता है, जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुँचाता है और वो दूषित पानी होता है। ठीक, और रसायन, धातु, खनिज, चमड़ा कंपनियों द्वारा, ये सब तो और हैं भाई। खनिज है, चमड़ा कंपनी, चमड़ा को साफ करने के लिए बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ती है। रसायन है, अब किसी भी कंपनी में अगर रसायन कंपनी है उसमें पानी की ज़रूरत है तो उसका जो पानी, उसका जो वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है पानी के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं अगर जब नीचे जाएगा धरती पर छोड़ दिया जाता है तो वो क्या होगा, भूजल में चला जाता है, भूतल में चला जाता है, तो वो अन्य पानियों के साथ मिलकर उसको नुकसान पहुँचाता है। आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि जो गंगा है वो जब चलती है, जब हरिद्वार से चलती है तो हरिद्वार तक बहुत ही शुद्ध रहती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अब शहर जैसे सघन एरिया में पहुँचती है, पहले तो उधर पहाड़ी इलाका में रहती है, जब मैदानी इलाका में धीरे धीरे पहुँचती है तो वो दूषित होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, कंपनियाँ उसके अगर वो जो स्टेबलाइज की गई हैं, स्थापित की गई हैं, वो उसमें अपना जो वेस्टेज है सब गिराती रहती हैं। कानपुर आते आते गंगा जो एकदम गंदी हो जाती है, बेकार हो जाती है, प्रदूषित हो चुकी है गंगा। बहुत सारे गंगा एक्शन प्लान, सरकार जो गंगा को प्रदूषित मुक्त करने के लिए एक्शन प्लान ला रही है, लेकिन वो कितना प्रभावी है या कितना कारगर है सब लोग जानते हैं। अगर आप देखे होंगे गंगा को तो बहुत ज़्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, तो यानी कि रसायन, धातु और खनिज, चमड़ा कंपनी भी जल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रही है। अगला क्या है कि कृषि में अत्यधिक रासायनिक और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग से, जस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। आप खेत में डाल दीजिए, वही मैंने बोला था, पिछली वीडियो बताया था आपको कि लोग क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक फर्टिलाइज़र का यूज कर देते हैं। तो हो तो जाएगा, एक तरह से सॉइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है, यानी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर वो पानी, बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी में फर्टिलाइज़र का अंश रह जाते हैं, वो हानिकारक जो अंश रह जाते हैं वो पानी के साथ बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं। कहीं उनको जो अगर सोर्स मिलता है तो वो भूजल में चले जाते हैं, भूतल में चले जाते हैं नीचे, वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, अपना वही नुकसान करते हैं। आपको ये जानकर सब पता होगा कि सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पता है पश्चिम बंगाल में पीबी यानी पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी वहाँ पर शायद ही, अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैं बोरिंग लगा कर अपना लगा लूँ, हैंडपम्प लगवा लूँ, तो क्या होता है कि वहाँ पर रासायनिक पानी ही मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूषित पानी, क्योंकि सीधे पूरा गंगा जो होती है पश्चिम बंगाल में जाकर समाप्त होती है, आपको पता होगा। तो क्या है कि पूरा जो वेस्टेज है वहाँ का पूरा जो भूजल है वो दूषित हो चुका है। ठीक है, तो ये रही बात हमारा प्रदूषण के प्रभाव को लेकर। अगला क्या है हमारा, जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। अब देखते हैं कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। देखिए, जल प्रदूषण को हम तालाब, परकोलेशन टैंक, जलाशय, भूजल पुनर्भरण में वृद्धि जैसी क्रियाएं करके, यानी कि हमें जल को कैसे रोक सकते हैं। जल को उपयोग करने के लिए
हम तालाब बना दीजिए। शहर में जगह नहीं है, कोई बात नहीं, गाँव में है तो तालाब। इस समय बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि सरकार भी अब इसकी महत्ता समझ चुकी है, क्योंकि देख रही है कि जो पर्यावरण है बहुत बुरी तरीके से नुकसान हो रहा है उसको, तो क्या कर रही है, और जल का भी किल्लत हो रही है। तो इसके लिए जल को हार्वेस्ट करने स्टोरेज करने के लिए गांव-गांव में तालाब खुदवा रही है। ठीक है, तो अब क्या फर्टिलाइजर टैंक है, टैंक कुछ देख रहे हैं कि अब ऐसे जो सरकारी जो कल लग रहे हैं, जो सरकारी जो हैंडपम्प लगते हैं, उसमें इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि मुझे बनाने तो नहीं आता है हैंडपम्प कैसे बनता है, लेकिन इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि जो इसका हैंडपम्प को जो पानी है इस पर गिर रहा है, उसके बाद एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जा रहा है। अब उस गड्ढे से वो नीचे भूजल में चला जा रहा है, पृथ्वी में समाहित हो जा रही है वो पानी। इस प्रकार से उसको बनाया जा रहा है, उसको बाहर कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है, अलग से नाली निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक गड्ढे ऐसा बना दिया जा रहा है ताकि वो गड्ढे के द्वारा ही वो नीचे ज़मीन के अंदर चला जाए, यानी वो पानी फिर से उपयोग होने लायक हो सके। और क्या है कि लोग, जो गवर्नमेंट है, लोगों को ऐसा प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसा घर बनवाइए कि वर्षा का पानी स्टोर कर सके, ऐसे टैंक बनवाइए कि वर्षा का पानी स्टोर कर सके। वर्षा का पानी स्टोर कर लेंगे तो आपके जो आम क्रियाकलाप है उसमें यूज हो सकता है। लोग अपने कार को धुलने के लिए लगा देंगे पंप, हैंड पंप लगा स्टार्ट कर दिए अपना पाइप से, थोड़ा सा हुआ उसके बाद पानी बह रहा है। भाई गाड़ी धोनी है तो आप कोशिश करिए, अगर जल का जो स्टोर आपके पास है तो आप उससे भी धो सकते हैं। और भी काम करना है, गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग में पानी तो उसका भी यूज हो सकता है। यानी टैंक जो बना रहे हैं उसके द्वारा, जलाशय है उसके द्वारा क्या है, जल का हम स्टोर कर सकते हैं, या इन जैसे क्रियाकलापों को वृद्धि कर हम जल का स्टोर कर सकते हैं और जल को नियंत्रित कर सकते हैं। कुशल सिंचाई पद्धति के प्रयोग से जल की बचत। कुशल सिंचाई पद्धति का क्या मतलब है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी जो है वो सिंचाई में, लगभग 70% पानी जो है वो सिंचाई में जाता है। ज़रूरी भी है, भाई सिंचाई नहीं होगी, अच्छी फसल नहीं होगी तो खाएंगे क्या। लेकिन क्या होता है ना कि आवश्यकता से अधिक कभी कभी पानी हो जाता है। भाई किसी कोई भी चीज़ है, कोई भी पानी, कोई भी पेड़ पौधा है, कोई भी फसल हो, उसके लिए एक मानक पानी की आवश्यकता होती है, ये बात तो सही है। लेकिन क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि कितना हमें देना है कितना नहीं देना है, भरा रहता है तो वो वेस्ट ही एक तरह से होता है। तो कुछ ऐसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए या फिर करने कुशल सिंचाई पद्धति का, जिससे जल की बचत हो सके, जिसमें ड्रिपिंग एक जल हार्वेस्टिंग का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। उसमें क्या रहता है कि जगह जगह खेतों में नीचे ग्राउंड पर ही एक छोटा सा ऐसे निकला जैसा, उसमें से बहुत ही लंबी लंबी धाराएं निकलती हैं। हाँ, भले ये शायद धान के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन अन्य जो फसलें हैं उनके लिए जरूर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी है। इजराइल जैसे जो विकसित देश हैं, जो वो इसका उपयोग कर कम जल में ही अपनी अच्छी खासी कृषि कर लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि जल विभाजक यानी वाटर शेड का विकास करके सिंचाई के लिए वर्षा का एकत्र करना। वही जैसे मैंने बताया था कि जल की बारिश हो रही है तो उसको एक ऐसे जगह एक स्टोर कर लीजिए ताकि जो छोटी मोटी सिंचाई का उपयोग के लिए हम जल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई बात। अगला क्या है कि घरेलू कृषि और औद्योगिक जल प्रदूषण पर नियंत्रण करके, घरेलू कृषि और औद्योगिक जल प्रदूषण पर नियंत्रण करके, जो औद्योगिकरण हो रहा है जिसके द्वारा जो मैक्सिमम जल प्रदूषण हो रहा है उसमें हम नियंत्रण करके एक मानक बना दें कि आपको ऐसे करना है, तो हम कहीं एक तरीके से जल प्रदूषण पर नियंत्रण या काबू पा सकते हैं। ठीक, इसमें अब आपको भी एक ज़रूरत है कि आप किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल को लेकर सचेत हो जाएं, ताकि आने वाले समय में आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। मुझे तो भाई घर में मैं जल बचाता हूँ, मैं कम पानी में नहाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि तुम कामचोर हो। अलग लॉजिक सबका चलता है। देखिए, समुद्रों में स्थित जल का अवसादन कर तटीय क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि 97% भाग क्या है, खारा जल है। खारा जल है यानी वो पीने योग्य नहीं है। तो कुछ ऐसी मशीनें स्टेबलाइज कर दें, मतलब ऐसी मशीनें बनाया जाए, ऐसे लगाया जाए ताकि
उनका जो खारा जल है उनका कम से कम प्रयोग करके जो तटीय क्षेत्र हैं, एटलीस्ट तटीय क्षेत्र हैं, उनको तो कम से कम आवश्यकता की पूर्ति की जाए, उनके जल की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। भाई इतना बड़ा जो महासागर है उसका पानी खारा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो लाइए भाई अवसादन कर कर उसको तटीय क्षेत्रों में आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, ये भी एक उपाय है। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण। अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे हम पढ़ेंगे हरित यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान से बस पढ़ते रहिएगा। कल एक मैसेज आया था कि सर अगस्त तक कंप्लीट हो जाए कि नहीं, अगस्त तक, तो मुझे लगता है कि जुलाई मिड तक तो मैं ख़त्म कर दूंगा, अपना सिलेबस जो है जुलाई मिड तक ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम कवर कर लेंगे अपना सिलेबस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या है ग्रीन यानी हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाम से आप वाकिफ़ होंगे, जरूर वाकिफ़ होंगे, आपने नाम सुना होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने जरूर पढ़ा होगा। तो देखते हैं कि क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को 1827 में जोसेफ फूरियर ने के द्वारा खोजा गया था, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें लिखनी है और ये आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए भी एक पॉइंट है, एक नंबर का ये सवाल है कि अब पूछ देगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसने खोजा था, तो बता देंगे कि जोसेफ फ्यूरियर ने खोजा था। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को 1827 में जोसेफ फ्यूरियर ने खोजा था, लेकिन इसका नाम निल्स गुस्ताफ एकहोम के द्वारा रखा गया था। यानी खोज तो दिए थे, उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो आगे हम बताएंगे क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसके बाद निल्स गुस्ताफ एकहोम यानी NG एकहोम के द्वारा इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट रखा गया। ये बात आपके संज्ञान में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस काम कैसे करता है, इस बात को समझ लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि ग्रीन हाउस काम कैसे करता है या ग्रीन हाउस होता क्या है। नाम सुने होंगे लेकिन होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे नुकसानदायक है, इस बात के लिए भी पता नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज एटलीस्ट अब आखिरी समय में क्योंकि बीएड है, इसके बाद तो होंगे टेट के एग्ज़ाम्स, ये एक तरह से आपका आखिरी एकेडमिक सेशन होगा या फिर क्लास होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो देखते हैं क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है। होता ये है कि सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर आती है, सूर्य की किरणें वो पृथ्वी पर आती हैं, तो वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो क्या करती हैं, उसको वापस नहीं जाने देती हैं। समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये एक तल है, पृथ्वी का ये तल हो गया। ठीक, इधर हो गया सूर्य हो गए, इधर सूर्य हो गए, और एक लेयर रहती है, एक लेयर बनी हुई है पृथ्वी के ऊपर। आता है सूर्य का प्रकाश आया, इस लेयर को क्रॉस कर नीचे आया। देखिए, नीचे आया, पृथ्वी के पास आया। ठीक, हमें ऊर्जा मिल गई। आपको एक बात और बता दूं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो हमारे पृथ्वी के लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो भाई सूर्य का प्रकाश 24-12 घंटे के लिए मिलेगा। उसके बाद जब रात होता है तो अगर ये जब गैस अगर नहीं रहेंगी, देखिए मान लीजिए कि अगर ये जो गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्या है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, CFC है, यानी ये सब जब गैसें हैं, इमेजिन करके अगर न हो, यानी वायुमंडल में हो ही ना, तब क्या होगा? तब क्या होता है कि दिन के समय तो क्या होगा कि बहुत तेज़ गर्मी रहेगी, दिन के समय गर्मी रहेगी, और वही रात के समय क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी। तो इसलिए ग्रीन हाउस भी गैसें जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं हो कि वो तंग करने लगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। देखिए, जो रेज हैं, सूर्य की किरणें जो है वो क्या कि वायुमंडल के एंटर कर गई, वायुमंडल में हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर कर गई, और यहाँ पर फैली हुई हैं ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, CFC है, जलवाष्प है, ये सारी गैसें हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो गैसें जो क्या करती हैं, ये कुछ किरणें जो एंटर कर जाती हैं और फिर जो रिफ्लेक्ट होती हैं
रिफ्लेक्ट होती हैं इधर से, तो ये क्या करती है, जाने नहीं देती है। जो गैसें जो क्या होती हैं, जाने नहीं देती हैं, ये रोकी रहती है। ये कब काम आता है, रात में काम आता है, जब सूर्य जो क्या है दूसरी तरफ चला जाता है, तो ये रात में काम आता है। ये गैसें क्या करती हैं कि वायुमंडल को एक सामंजस्य बना कर रखती हैं, ठीक है, एक सामंजस्य बना कर रखती है। नहीं, अगर ये नहीं होंगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, यानी जैसे आया वैसे चला गया, तो रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी, एकदम सब लोग जम जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ज़रूर है, एक मानक होता है किसी भी चीज़ का। आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक निश्चित स्तर तक ही ठीक होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो ये सब गैसें हैं, इन सब गैसें के लिए बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो अब क्या होता है कि ऐसे देखिए बहुत दूर दूर तक है, यानी कम मात्रा में है। लेकिन अब के समय में पिछले या फिर 1-2 लाख वर्ष पहले से अब क्या हो रहा है कि इन सब गैसें में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो इन सब गैसें में वृद्धि हो रही है। यानी जैसे ये दूर दूर तक है गैसें, अब ये बहुत ही सघन हो गई, इतनी सघन हो गई है, इतनी सघन हो गई है, बहुत ज़्यादा सघन हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सघन हो गई। तो एंटर तो कर गई, और बहुत ज़्यादा एंटर कर गई, और उसको पर्याप्त मात्रा में भेज नहीं पाता है, ठीक। अच्छा, ये जो गैसें होती हैं, अगर गैसें अगर होंगी, फिर से एक नया डायग्राम लेते हैं, आप बस समझते रहिएगा थोड़ा सा ध्यान देकर, ठीक है। ये सरफेस है हमारे अर्थ का, ठीक। अगर ये सब गैसें एक निश्चित मात्रा में होंगी तो कुछ दूरी पर होंगी, मान लीजिए कुछ दूरी पर है। लेकिन अगर ये सब गैसें जब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाएंगी, तो क्या करती हैं, और बहुत ज़्यादा नज़दीक एकदम हो जाएंगी, नज़दीक हो जाएंगी। तो भाई इधर से जो रे आएगा, अब तक यहीं से यहाँ तक, मतलब अगर रिफ्लेक्ट होकर जाता भी था तो यहीं तक रहता था, तो हमें एक प्रॉपर तरीके से गर्मी का एहसास होता था, ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता था। लेकिन अब जो देखिए ये पहले का है, लेकिन अब जो आ रही है गैसें, अब जो रे आ रही है वो क्या कर रही है, यहीं आकर यहीं पर रुक जा रही है। यानी कि यहाँ पर गर्मी कम हो रहा है, यहाँ पर गर्मी और अधिक हो रहा है। इसीलिए इसी कारण से क्या हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सूर्य के प्रकाश आ रही है, लेकिन इन सब गैसें की वजह से जो वायुमंडल का जो बहुत स्तर है क्या है, इतना सघन हो गया है और बहुत ही नीचे हो जा रहा है। आप देखते होंगे कि जाड़ा के समय में, यानी सर्दियों के समय में बहुत ज़्यादा कोहरा छाया रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोहरा छाया रहता है। पता चलता है कि अरे एक लेयर बनी हुई है कोहरे की, उसी प्रकार का ये है, ठीक है। तो जब अगर कम मात्रा में है तो वो ऊपर उठा रहता है, लेकिन अगर वही अधिक मात्रा में रहता है, क्योंकि ये भारी गैसें हैं, तो नीचे आएंगी। तो जितने हमारे सरफेस से नीचे तक रहेंगी, वो हमारे लिए उतनी नुकसानदायक रहती हैं, ठीक है। एक मानक है उसका, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन बस वही कह रहे हैं कि ज़्यादा जरूरी मतलब तंग करने लगता है। तो यही हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। और क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या क्या है, इसके कारण क्या है, जलवाष्प, CO2, CH4, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह है मीथेन, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बता दूंगा। लेकिन क्योंकि ये आखिरी है, इसके बाद आपको बस सीटेट के एग्ज़ाम, सुपर डेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो फिर आप लौट कर इस पर तो नहीं आएंगे, और इस पर क्या बोलते होता है कि प्रश्न भी बनते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन कौन से गैसें हैं, जलवाष्प है, CO2 है, CH4 है, CFC है, ठीक है। अब क्या GHG यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के उपाय क्या, किस प्रकार से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आप ऐसे समझिए कि आपने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, मान लीजिए यही है एक घर जैसा बना होता है, एक शीशे का घर होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शीशे का घर होता है, ठीक है, और वहाँ पर देखते होंगे प्लांट लगे रहते हैं, जिसको नर्सरी बोलते हैं, मैक्सिमम होता है। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीन जरूर देखे होंगे कि एक ऐसा घर होता है, बहुत सारे छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं, और सब सारे पौधे उसमें रहते हैं, ठीक है। तो समझ नहीं आता है, क्योंकि उसकी जो छतें रहती हैं वो शीशे की बनी रहती है, उसकी दीवार जो होती है शीशे की बनी रहती है। देखिए, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम, ग्रीन हाउस किस प्रकार दिया गया उसको समझते हैं। तो क्या होता है कि इसमें
ठंडे स्थानों पर, यानी जहाँ पर सूर्य की मात्रा कम मात्रा, सूर्य की जो प्रकाश से कम मात्रा में पहुँचती है, यानी जो ठंडे, एक तरह से मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ, यानी नॉर्थ में, बहुत ज़्यादा नॉर्थ में, जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, वहाँ क्या करते हैं लोग कि इस प्रकार से घर बना लेते हैं। नर्सरी जो जहाँ पर छोटे छोटे पौधे, कई किस्म के पौधे, विभिन्न प्रजातियों के पौधे को रखा जाता है, तो क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश इसमें एंटर तो कर जाता है, इसमें एंटर कर गया, और यहाँ पर फूल पत्ती लगे हुए हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में मिला, लेकिन ये क्या करता है, जा नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर शीशा लगा रहता है, जा नहीं पाता है, तो उसमें वो बना रहता है और पौधे के लिए ये फायदेमंद करता है। इसी वजह से, क्योंकि ग्रीन यानी प्लांट हाउस बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट रखा गया है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करने के उपाय। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसको देखते हैं। लिखा है कि कम उपयोग, पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ट्रिपल आर, पिक्चर नहीं, ये वाला ट्रिपल आर है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कैसे कम उपयोग करेंगे हम, किसी भी चीज़ का कम उपयोग करेंगे, कैसे? CO2, CFC और ये सब जो चीज़ें हैं कम उपयोग करेंगे हम। जो हमारा पर्सनल वाहन है, यानी प्राइवेट वाहन है, उसका उपयोग हम कम करेंगे, कोशिश करेंगे जो सार्वजनिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका उपयोग करेंगे। हमें जाना वहीं पर है, ज़्यादा काम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाती है हमारे प्राइवेट वाहनों की, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम ट्रांसपोर्ट का, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम अपना कार न लेके जाएं, बाइक न लेके जाएं। मेरे न ले जाने से क्या पता कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भले 0.0001% ही कम हो रहा है, तो उपयोग करें। आपके जैसे कितने लोग अगर यूज करेंगे तो ऐसे ही होता है। आप देखेंगे जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा था, तो उसमें ऑड इवन की जो फार्मूला जो था दिल्ली सरकार ने लागू किया था। ऑड इवन फार्मूला था कि सम संख्या की इस दिन चलेंगी, विषम संख्या की इस दिन चलेंगी। तो लो भाई, सम विषम संख्या की, तो भाई एक निश्चित मात्रा में किसी का सम था, किसी का विषम संख्या था, तो एक अच्छा ये भी उपाय था, बढ़िया था। ठीक, और क्या है? पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण। पुनर्रीयूज मतलब क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम एक बार यूज कर फेंक देते हैं। अब उसको फेंक दिए तो यानी मुझे अब दूसरा चीज़ चाहिए, मतलब वही जो चीज़ है वो हमको दूसरा फिर चाहिए। तो ऐसे कई लोग करेंगे तो क्या करते हैं कि मांग होती है, जो उस वस्तु के, उस जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो वो अपना जो कंपनी है अपना उत्पादन करेगा। लेकिन अब क्या करेंगे कि अगर उसे फिर से यूज करेंगे, ऐसे कई लोग यूज करेंगे, हज़ार लाखों की संख्या में लोग यूज करेंगे, तो उसकी मांग कम रहेगी। तो क्या करेंगे, न मांग होगी, न कंपनी ज़्यादा उत्पाद करेगी, न कंपनी ज़्यादा उत्पाद करेगी, न ज़्यादा गैसेज बढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अगला रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या है कि कोशिश करिए, देखिए अब क्या है कि धीरे धीरे रिसाइकल जो चीज़ें हो रही है, रिसाइकल्ड चीज़ें पर, उत्पादों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आप भी कोशिश करिए कि रिसाइकल की हुई वस्तुओं को खरीदेंगे तो भाई यूज़ तो मैं करना है, रिसाइकल वाले यूज करें, क्या ज़रूरत है हमें नया यूज करने का, ये भी तो एक काम लायक है। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा कि कम ऊर्जा एवं कम एयर कंडीशन का उपयोग करके। देखिए जो हमारे फ्रिज है, AC है, ये सब भी CFC का मेन वाहक होता है। इनसे CFC जो गैसेज होती हैं बहुत अधिक मात्रा में निकलती हैं। ठीक है, तो कोशिश क्या करेंगे, कम ऊर्जा। कम ऊर्जा का प्रयोग किसके लिए कहा गया है? कम ऊर्जा का प्रयोग क्या है, जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर भाई वो तो प्रदेश ठंडा है, तो क्या करते हैं वो लोग हीटर चलाते हैं। हीटर से भी बहुत अधिक मात्रा में ये सब जो गैसें निकलती रहती हैं और ये सब जाकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है। तो ठंडे प्रदेशों के लिए कहा गया है, देशों के लिए, कि कम ऊर्जा का प्रयोग करें। ठीक है, और गर्म प्रदेशों के लिए, यानी गर्म देशों के लिए क्या कहा गया है कि कम एयर कंडीशन, यानी कम AC का प्रयोग करें। ठीक, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ हद तक काबू में ला सकें। और ऊर्जा दक्ष उत्पादों को खरीदना, यानी बाई एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट। देखिए जैसे होता है, एक हॉलमार्क होता है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ये जो वस्तु है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। बोलते हैं कि 24 कैरेट का सोना है, इसका हॉलमार्क लगा हुआ है। हॉलमार्क मतलब ये शुद्धता की पहचान है। तो अब आ रहा है ईको मार्क माने क्या होता है? ईको मार्क मिस होता है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये ईको मार्क, कोशिश करें कि आप ऊर्जा दक्ष उत्पादों को खरीदना, यानी बाई एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट। अगला है क्या है, स्विच ऑफ का प्रयोग। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं हम।
यानी आप ऑफ बटन का प्रयोग करिए। आप घर से बाहर जा रहे हैं, कोशिश करिए कि फ्रिज बंद कर दीजिए। मान लीजिए उसमें कुछ सामान रखा रहता है तो फ्रिज बंद करने का उसे बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन आप एसी बंद कर सकते हैं, पंखा बंद कर सकते हैं, कूलर बंद सकते हैं, हीटर बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप स्विच बटन का प्रयोग करके भी आप ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना कम करने में योगदान दे सकते हैं। अगला क्या है कि पौधों को लगाना, यानी प्लांटेटरी। हो सके तो आप प्लांटिंग करिए, यानी पौधे लगाइए। पौधे जो क्या होते हैं, इन सब जो गैसें होती हैं इनको ऑब्जर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगेंगे तो ये इन्वायरमेंट के हमारे अधिक भी होगा। और क्या है कि दूसरों को संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि अगर आप जानते रहेंगे तो एज ए टीचर आप जब जाएंगे, टीचर बनेंगे तो बच्चों को बताएंगे कि बच्चे ये सब चीज़ें होती है, ये सब हमारे पर्यावरण के लिए प्रदूषित होती है, नुकसानदायक होती है, आपको इस तरीके से बचना चाहिए। और उन सबको प्रोत्साहित करिए, मोटिवेट करिए कि वो लोग भी ये चीज़ ना करें। अगर वो काम कर रहे हैं, होता है ना कि बच्चे जो होते हैं अपने टीचर की बहुत अधिक बात मानते हैं, तो यही है कि दूसरों को संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन उससे पहले आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में जाननी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को इस बार का जो पर्यावरण दिवस जो 5 जून को बीता है उसमें का उसकी थीम नहीं पता होगी कि उसका थीम क्या है। बहुत कॉन्शियस है, लेकिन अगर आप जागरूक रहेंगे तभी ना दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। आपको जानकारी रहेगी तभी आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि इस बार इन्वायरमेंट डे मनाया गया तो उसका थीम क्या थी। हर साल एक थीम रखा जाता है ताकि उस पर फोकस किया जाता है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो एक बार पर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में आएगा। नहीं समझ में आया आप कमेंट में बता सकते हैं, पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ कि लगे कि ज़रूरी है तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।